7th point, post acquisition dividend. एक सेकेंड, एक जगह रेक्टिफिकेशन कर लीजिए. इफ द शेयर्स वर परचेस्ड if the shares were purchased in the year, if the shares were purchased in the year in which dividend is received, then the dividend on such shares is pre-acquisition dividend. Pre-acquisition dividend is credited to the cost of investment. जो लाइन पहले लिखी थी वो यहां लिखनी है अब हमें. If the shares were purchased prior to the beginning of the year in which dividend is received, then the dividend on such shares is post acquisition dividend. Post acquisition dividend is credited to the profit and loss account. चलिए देखिएगा, पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंपनी डिविडेंड कैसे पे करती है. ठीक है, तो फिर आपको सीखना है कि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या चीज होती है और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड क्या चीज होती है. हमने क्या लिखवाया है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर आपका डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन है तो आप डिविडेंड को कहां डाल देते हो, पीएल में. और अगर आपका डिविडेंड प्री एक्विजिशन है तब आप क्या करते हो, आप क्रेडिट कर देते हो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में. क्या मतलब हुआ, क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कीमत को कम करना या बढ़ा देना. हाँ, अब इसका मतलब यह है कि आप क्रेडिटेड टू या डेबिटेड टू का मतलब नहीं समझते हो. देखिए, अगर हमने बोला डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का बैलेंस पहले क्या होता है ये आपको समझना होगा. इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस. और अगर हमने डेबिट बैलेंस में बोला डेबिटेड टू, तो मतलब और जोड़ देना है. जिसका बैलेंस डेबिट होता है उसमें हम बोलेंगे क्रेडिटेड टू, तो इसका मतलब होता है घटा देना. जिसका बैलेंस पहले से ही क्रेडिट होता है उसमें बोलेंगे क्रेडिटेड टू, तब बढ़ा देना. जिसका बैलेंस क्रेडिट पहले से होता है आपको बोलेंगे डेबिटेड टू, तो मतलब घटा देना है. अगर हम बोलते हैं क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, पीएल कैसा होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है. प्रॉफिट कैसा होता है, क्रेडिट होता है. ठीक है, अगर हम क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट बोल रहे हैं तो क्या करना है, प्रॉफिट को बढ़ा देना है. ठीक है, अगर आप क्रेडिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. तो अगर आपका डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो प्रॉफिट को बढ़ाइए अपने, और नहीं तो आप प्री एक्विजिशन है तो क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट की कीमत को कम कर दीजिए. यानी अगर आपको पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अफेक्टेड नहीं होता, लेकिन अगर आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बदल जाता है. ठीक है, तो कम इंटरेस्ट में और एक्स इंटरेस्ट में कहां पे परेशानी है, कम इंटरेस्ट में, वहां इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बदलेगी. और प्री एक्विजिशन डिविडेंड या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को बदलेगा. प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन की जरूरत शेयर्स के केस में आती है, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट की जरूरत डिबेंचर्स के केस में आती है. ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से सुनिए. शेयर्स पे कंपनी डिविडेंड किस तरीके से पे करती है, ये पहला साल ड्रॉ किया हमने, ये दूसरा साल. ठीक है, कंपनी जब एक साल प्रॉफिट कमा लेती है तो उसके बाद प्रपोज करती है कि हम इस अर्निंग पे कितना डिविडेंड देंगे. ठीक है,
कंपनी जो इस साल डिविडेंड देगी, पता है वो कौन से प्रॉफिट का डिविडेंड देगी? वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट का। इस साल के प्रॉफिट का तो डिविडेंड कब मिलेगा? वो इसके बाद वाले साल मिलेगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे ये पहला साल बीत गया, ये फर्स्ट ईयर है, ये जैसे ही ये साल खत्म हो जाएगा, इस साल का आखिरी दिन है, ये 31 मार्च है। इस दिन कंपनी अपनी बैलेंस शीट पीएल फाइनल करती है। इसके बाद और क्या करती है? अब देखती है कि मेरी अर्निंग कितनी है, उसके बेसिस पे अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है। जनरली ये अब इसके जस्ट जैसे ही 31 मार्च बीता है, उसके 20 दिन 25 दिन बाद अप्रैल महीने में ही लगभग एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, बीओडी मीटिंग, और इसमें डिविडेंड को प्रपोज किया जाता है। ठीक है, there's a big difference between dividend declaration and dividend propose। ठीक है, इस दिन डिविडेंड क्या हो रहा है? प्रपोज किया जाता है। प्रपोज का मतलब ये होता है, अगर शेयर होल्डर चाहेंगे तो इतना डिविडेंड ले लेंगे, अदरवाइज नहीं चाहेंगे तो नहीं लेंगे। ठीक है, कंपनी ने ये डिविडेंड से प्रपोज किया, कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये डिविडेंड से प्रपोज किया है, और जब तक शेयर होल्डर की अनुमति नहीं होगी, शेयर होल्डर ये डिविडेंड खुद नहीं लेंगे। मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड चाहिए कि नहीं, ये बताने वाले कौन है? शेयर होल्डर्स है। और ये फाइनलाइज कब होता है? जब एजीएम होती है, और एजीएम की डेट होती है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट से 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम हो जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट डेट कब? मार्च से 6 महीना, मार्च से 6 महीना सितंबर एंड। तो लगभग हर कंपनी की एजीएम अगस्त सितंबर में हो जाती है, क्योंकि सितंबर तो लास्ट डेट होती है, सितंबर तक हो जानी चाहिए एजीएम, 6 महीने के अंदर बैलेंस शीट डेट से। तो देखिए यहां पे करीब मान लो सितंबर वगैरह में जाके एजीएम होती है। एजीएम इज शेयर होल्डर्स मीटिंग, और ये थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग में अब डिविडेंड क्या किया जाता है? फाइनलाइज कराया जाता है। ठीक है, अब डिविडेंड फाइनलाइज कैसे होता है ये समझिए। शेयर होल्डर से पूछा जाता है, देखिए पहले तो आपके दिमाग में एक कंप्लीट पिक्चर बैठना चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है। कंपनी एक हॉल बुक कराती है और वहां पे मीटिंग रख देती है, एजीएम। ठीक है, जैसे आप बैठे हुए वैसे ही शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं, और कंपनी एक एक करके रिजोल्यूशन पास कराती है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज पुट टू वोट, जिसपे हम किसी की भी पर क्या लेते हैं, ओपिनियन सीख करते हैं, उसे एक रिजोल्यूशन कहा जाता है। अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या किया जाए, बस क्लास को बंद किया जाए, ठीक है, तो ये भी क्या है? आपसे ओपिनियन लेना ही है। दिस इज ऑल्सो एन ओपिनियन दैट आई एम सीकिंग फ्रॉम यू। जितने लोग हाँ कहोगे ना कहोगे, आप रिजोल्यूशन को वोट कर रहे हो, और जो हमने आपसे पूछा है ये क्या है? रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है आप किसी भी चीज पे अगर ओपिनियन मांग रहे हो, दैट इज रिजोल्यूशन, और आप जब हाँ और ना कहते हो तो इसे कहा जाता है वोट। ठीक है, कंपनी एजीएम में रिजोल्यूशन पास कराती है। किस तरीके से? कंपनी कहती है द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ 10%, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एग्री टू इट? तो जितने लोग एग्री करते हैं वो लोग क्या करते हैं? हाथ उठाते हैं। ठीक है, तो जितने हाथ उठे होते हैं उन्हें गिन लिया जाता है। ठीक है, फिर उनसे पूछा जाता है हाउ मेनी ऑफ यू ऑल डू नॉट एग्री टू इट? तो जितने लोग हाथ उठाते हैं उसे क्या किया जाता है? गिन लिया जाता है। और जितने लोग सोते रहते हैं उन्हें नहीं गिना जाता। ठीक है, और कैसे रिजोल्यूशन पास माना जाता है? जितने वोट्स हाँ थे, जितने लोग यस पे हाथ उठाए थे, डिवाइडेड बाई किया जाता है जितने यस वाले हाथ थे प्लस जितने नो वाले हाथ थे। अगर ये मोर देन 50% होता है तो इसी को कहा जाता है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, तो आप भी देखते हो, हम भी क्लास में क्या करते हैं, पहले पूछते हैं कि कितने लोग ये कह रहे हो, हाँ कह रहे हो, फिर कितने लोग ना कह रहे हो, दोनों बात पूछते हैं। क्योंकि जब हाँ कहने वाले हाथ उठा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बैलेंस ना कह रहे हैं, हो सकता है बाकी सब सो भी रहे हो। तो ये जानना जरूरी होता है कितने लोग हाँ कह रहे हैं, कितने लोग ना कह रहे हैं। तो जितने लोग हाँ या ना कुछ कहते हैं वो डिनोमिनेटर में डाला जाता है, और जितने लोग हाँ कहते हैं उसे ऊपर डाला जाता है। तो अब ये कहा जाता है वोट्स इन फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स। दिस इज वोट्स इन फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अगर ये मोर देन 50% होता है तो रिजोल्यूशन पास हो जाता है। ठीक है, डिविडेंड जो प्रपोज होता है उसका रिजोल्यूशन हमेशा पास हो जाता है। क्यों होता है? पता है, शेयर होल्डर के पास ये राइट होता ही नहीं है कि वो डिविडेंड को इंक्रीज करा सके। शेयर होल्डर के पास बस यही राइट होता है कि या तो वो डिविडेंड को एक्सेप्ट कर ले,
और या तो वो डिविडेंड को रिड्यूस करा ले। बताइए, कंपनी के डायरेक्टर्स कह रहे हैं शेयर होल्डर हम आपको 10% डिविडेंड देना चाहते हैं, शेयर होल्डर कह रहे हैं नहीं नहीं क्या होगा 10% डिविडेंड लेके 4% दो ना। आपको ठीक लग रहा है? नहीं। अब 12% ले लें, ये राइट ही नहीं दिया गया है कंपनीज एक्ट में। शेयर होल्डर के पास ये राइट होता ही नहीं है कि वो डिविडेंड जो डायरेक्टर्स प्रपोज करे उससे ज्यादा इंक्रीज करा ले। सिंस ये राइट शेयर होल्डर के पास है ही नहीं, तो जो डिविडेंड यहां प्रपोज होता है वही डिविडेंड क्या होता है, यहां पे फाइनलाइज हो जाता है। ठीक है। इनकम टैक्स का अगर आप इनकम टैक्स के लिए प्रोविजन बनाते हो तो वो बदल सकता है। एक्चुअल में हो सकता है इनकम टैक्स कुछ और आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि इनकम टैक्स तो बड़े सारे खर्चों को खर्चा ही नहीं मानता और बड़े सारे इनकम के रिस्पेक्ट में वो इनकम को बढ़ा के मानता है। ठीक है। और बात करें हम प्रोविजन ग्रेच्युटी के रिस्पेक्ट में, किसी खर्चे के रिस्पेक्ट में, वो सब बदल सकते हैं। आपके एक्चुअल खर्चे डिफरेंट हो सकते हैं प्रोविजन से, लेकिन ये वो प्रोविजन है डिविडेंड का जो कभी बदलेगा नहीं। एक्चुअल में भी हमेशा क्या होगा, जितना आपका प्रोविजन बना था। ठीक है। अब आपको हमें ये बताना है कि ये जो डिविडेंड प्रपोज किया जाता है यहां पे, ये कौन सी बैलेंस शीट में दिखाई देता है? ये डिविडेंड प्रपोज कौन सी बैलेंस शीट में दिखाई देता है? यहां वाली बैलेंस शीट में दिखाई देता है या यहां वाली? ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट इस साल का है, इसी प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठाई गई है। डायरेक्टर्स ने डिविडेंड यहां पे प्रपोज किया है, जिसका पेमेंट यहां पे होगा। ये प्रपोज डिविडेंड कहां दिखता है? यहां दिखता है, यहां वाली बैलेंस शीट में दिखता है। हां, कहां वाली बैलेंस शीट में? यहां वाली बैलेंस शीट में दिखता है। अब आप सोचोगे कि यहां वाली बैलेंस शीट में कैसे दिख जाता है? 31 मार्च बीत गया, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है। या ये बताइए, 31 मार्च की बैलेंस शीट हम अपनी दुकान का शटर 31 मार्च को गिराने के पहले बना के निकलते हैं क्या? नहीं। अरे 31 मार्च की बैलेंस शीट बनते बनते 15 अप्रैल आ जाता है। बनती उसी दिन थोड़ी ना 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाई जाती है, 31 मार्च को बनाई जाती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है। 31 मार्च की बैलेंस शीट बनते बनते 15 अप्रैल 20 अप्रैल हो सकता है, और तब तक में ये क्या हुई है, मीटिंग हो चुकी है, और हम जो 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें ये डिविडेंड प्रपोज डाल देते हैं। क्लियर है बात आपको? तो डिविडेंड प्रपोज आपको जो दिखाई देता है वो कौन सा डिविडेंड प्रपोज है? उसी साल की अर्निंग के रिस्पेक्ट में डिविडेंड प्रपोज होता है। ठीक है। वो लास्ट ईयर वाला डिविडेंड प्रपोज नहीं होता कभी भी। तो इसके रिस्पेक्ट में जो डिविडेंड यहां प्रपोज होगा, इस डिविडेंड को उठा के कहां डाल दिया जाएगा? यहां वाली बैलेंस शीट में डाल दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, ये डिविडेंड उठ के यहां आ जाएगा। क्लियर है बात आपको? अब देखिए, अब जब यहां पे डिविडेंड फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद डिविडेंड की पेमेंट शुरू हो जाती है। कंपनीज एक्ट में ये एक प्रोविजन है कि जिस दिन डिविडेंड फाइनलाइज होगा उसके 30 दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड की चेक बन के कंपनी का दरवाजा छोड़ देनी चाहिए। कंपनीज एक्ट में ये एक नियम है, ये एक प्रोविजन है कि जिस दिन डिविडेंड फाइनलाइज होता है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड की चेक कंपनी का दरवाजा छोड़ दे, निकल जाए बाहर। ठीक है। अब यानी यहां से 30 दिनों के अंदर अंदर अगर एजीएम साल के आखिरी दिन भी जरा सोचिए हुई है, साल के आखिरी दिन भी अगर मतलब जो आखिरी दिन एजीएम हो सकती थी उस दिन भी हुई है, तो किस दिन हुई होगी? 30 सितंबर। भाई 6 महीना फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट तक तो होनी ही है। आखिरी दिन भी जाके एकदम लास्ट रिजॉर्ट पे भी करेंगे तो 30 सितंबर को एजीएम करेंगे, और 30 सितंबर को एजीएम करेंगे तो पता है 30 अक्टूबर के अंदर अंदर चेक डिविडेंड की निकल चुकी होगी। यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड का पेमेंट भी शुरू हो गया है कि नहीं ऐसा? अब कंपनी क्या करती है डिविडेंड पे करने के लिए? जैसे ही ये डिविडेंड फाइनलाइज होता है एजीएम में, तुरंत इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम के बाद फिर से बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? ये डिसाइड करने के लिए कि किस दिन के शेयर होल्डर के नाम की चेक बनाई जाए। अरे शेयर होल्डर को तो चेक देनी है डिविडेंड की, अब कौन से दिन के शेयर होल्डर? क्योंकि शेयर होल्डिंग हर दिन बदलती है। आज हम शेयर हैं, कल कोई और शेयर होल्डर है, परसों कोई और शेयर होल्डर है। हर दिन तो शेयर बिकते हैं। अरे दिन में 4 बार ट्रांजैक्शन हो जाता है। ठीक है। अभी हमारे पास होता है, फिर हम बेच देते हैं, कल किसी और के पास होता है, परसों किसी और के पास होता है। तो ये जो डिविडेंड यहां फाइनलाइज हुआ है, ये किसको दिया जाए? ठीक है। अब कंपनी इसके लिए एक डेट फिक्स करती है जिसे कहा जाता है रिकॉर्ड डेट, और ये रिकॉर्ड डेट इसके बाद की ही एक डेट होती है, रिकॉर्ड डेट। ठीक है ये बात। अब ये रिकॉर्ड डेट कौन सी होती होगी? आपको लगभग अंदाज समझ में आ गया होगा कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर चेक तक निकाल देनी है तो रिकॉर्ड डेट का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा तो हो नहीं सकता। यहां से डिविडेंड फाइनलाइजेशन से 1 महीने के अंदर अंदर चेक भी बन के निकल जानी चाहिए।
तो रिकॉर्ड डेट बहुत दूर की तो रखेंगे नहीं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद की कंपनी क्या करती होगी, रिकॉर्ड डेट इस एजीएम के बाद की रख लेती होगी। ठीक है ये बात। तो सिंस इसकी कोई प्रिस्क्राइब डेट नहीं है कितने दिन की बात की रखी जाए, लेकिन एक लगभग नोशन मेरे दिमाग में बन रहा है कि अगर यहां से महीने भर के अंदर अंदर चेक बना के निकाल देनी है तो कंपनी बहुत ज्यादा डिले तो रिकॉर्ड डेट के लिए कर नहीं सकती है, तो इसे क्या रखती होगी, 15 दिन 20 दिन 22 दिन ऐसा कुछ रखती होगी। ठीक है। और इस दिन अब जिसके पास भी शेयर्स होंगे उन्हें क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा ये सोचिए, क्या आपको ऐसा सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है क्या कि यहां पे जिनके पास भी शेयर्स होंगे उन्हें डिविडेंड मिल जाएगा, तो हम तो क्या करेंगे, झट से रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले शेयर्स खरीद लेंगे और रिकॉर्ड डेट पे डिविडेंड लेके तुरंत क्या करेंगे, कन्नी काट लेंगे अपनी, मतलब शेयर बेच के निकल जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे में किसी को फायदा हो जाता होगा? नहीं। पता है जैसे ही कंपनी डिविडेंड फाइनलाइज करती है यहां पे, तो पता चल गया ना कि 10 रुपए का डिविडेंड अब आने वाला है, और तुरंत मार्केट में शेयर की प्राइस में लगभग 10 रुपए का इजाफा आ जाता है। जितना कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कंपनी के डिविडेंड डिक्लेयर करते ही उतना मार्केट प्राइस में इजाफा हो जाता है। अगर जैसे ही कंपनी ने डिसाइड किया कि डिविडेंड हम 10 रुपए का पे करने वाले हैं, तो मार्केट में 10 रुपए का लगभग डिविडेंड के नाम का इजाफा आ चुका है। अगर हम जैसे ही शेयर खरीदेंगे तो 10 रुपए महंगा खरीद रहे हैं, और डिविडेंड मिलते ही रिकॉर्ड डेट पे वो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि उसकी प्राइस वापस से 10 रुपए अब कम हो जाएगी। तो कुल मिला के हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमने अगर 10 रुपए का डिविडेंड अर्न किया है तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, 10 रुपए कम भी हो जा रही है। ठीक है ये बात। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि इससे आपको फायदा हो जाएगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट यहां पे खरीदते हो तो बहुत फायदा बना लोगे। अब ये रिकॉर्ड डेट एजीएम के पहले की डेट क्यों नहीं बना दी जाती है, ये क्यों आगे की डेट बनाई जा रही है? क्यों नहीं कंपनी एक काम करती है कि पीछे की डेट को हमने एक रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया? ठीक है। क्यों नहीं कंपनी यहां की एक डेट को रिकॉर्ड डेट बना देती है कि इस दिन जिसके पास शेयर था चलो उसकी लिस्ट निकालते हैं और हम उनको डिविडेंड दे देते हैं। पता है यहां पे अगर डिविडेंड फाइनलाइज हो रहा है तो रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कौन कर रहा है, डायरेक्टर्स कर रहे हैं। ठीक है। डायरेक्टर्स अगर एक पुरानी डेट को फिक्स कर देंगे यहां पे बैठ के एक पुरानी डेट को, तो जरा ये बताइए कि अगर हम ही रिकॉर्ड डेट फिक्स करने वाले हैं और हम एक पुरानी डेट को रिकॉर्ड डेट फिक्स करेंगे, तो पता है जिस पुरानी डेट को हम रिकॉर्ड डेट फिक्स करने वाले होंगे उस दिन पहले से ही हम कंपनी के सारे शेयर खरीद के बैठ जाएंगे। अगर अनिल अंबानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है रिलायंस कंपनी के, अगर उसे मालूम हो कि उसी को एक पास्ट डेट बोलने से भी रिकॉर्ड डेट बन सकती है, तो आज मान लीजिए 15 सितंबर है, और अगर वो 1 सितंबर को रिकॉर्ड डेट बना सकता होता तो अनिल अंबानी क्या करता, 1 सितंबर को वो कंपनी के सारे शेयर्स लगभग खुद खरीद लेता। अब 15 सितंबर को जब वो रिकॉर्ड डेट फिक्स करता तो क्या कर देता, 1 सितंबर, और ऐसे में सारा का सारा डिविडेंड कौन ले जाता, अनिल अंबानी ले जाता। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कंपनी से इसीलिए रिकॉर्ड डेट आपको कोई पुरानी डेट नहीं रखने देता, अदरवाइज जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो उस दिन पहले से डिसाइड करके बैठेंगे कि फ्यूचर में हम रिकॉर्ड डेट क्या रखेंगे, और उस दिन के लिए एक दिन के लिए सारा शेयर क्या करेंगे, खुद ही खरीद लेंगे। अब पब्लिक साल भर पैसा लगा के बैठे रह जाए, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी से कहता है रिकॉर्ड डेट हमेशा कौन सी होनी चाहिए, एक फ्यूचर की डेट होनी चाहिए। ठीक है। और अब फ्यूचर की रिकॉर्ड डेट अनिल अंबानी रखेंगे तो देखिए सबको पता है, सिर्फ अनिल अंबानी को ही थोड़ी ना पता है, ये तो हर जगह फ्लैश हो रहा है, सबको ये बात पता है कि इस दिन जिसके पास भी शेयर है उसको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। तो अब मार्केट में प्राइस भी तुरंत बढ़ चुकी होगी। अगर अनिल अंबानी अपने सारे शेयर्स खुद ही खरीद के डिविडेंड खुद ही लेना चाहेंगे तो कोई फायदे में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर तो अब क्या करेंगे, मार्केट प्राइस 10 रुपए लगभग बढ़ा के देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि एक 10 रुपए की चीज हमको तुरंत मिलने वाली है। तो आज अभी शेयर की कीमत 160 रुपए थी और उनको पता चल जाए 10 रुपए और मिलने वाला है, तो वो कहेंगे अब शेयर कितने का हम देंगे, 170 रुपए का देंगे। और ऐसे में अगर 10 रुपए महंगाई खरीद के उनको डिविडेंड लेना पड़ गया अनिल अंबानी को, तो फायदा क्या मिला उनको। ठीक है ये बात। अब देखिए आपको जो यहां पे डिविडेंड मिल रहा है रिकॉर्ड डेट पे, आपके पास शेयर रिकॉर्ड डेट पे होने चाहिए। आपने उस शेयर को कब खरीदा है इस बात से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपने शेयर कहां पे खरीदा हो, रिकॉर्ड डेट ये है, इसको खींच के नीचे तक लाइन दिखाने के लिए, ये है रिकॉर्ड डेट वाला दिन। ठीक है। आपने कब शेयर खरीदा होगा कि आपको इस रिकॉर्ड डेट पे डिविडेंड मिल जाएगा, आपने यहां से पहले कभी भी खरीदा हो। हम कह रहे हैं आपकी परचेज
यहां से लेके कहीं भी रही हो, अरे यही साल नहीं, इसके भी पहले साल, बरसों पहले से लेके अगर रिकॉर्ड डेट तक कहीं भी आपने शेयर खरीदा है तो आपको इस दिन डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट की लैंग्वेज में बात करते हैं, डिविडेंड को वो कंपनीज एक्ट क्या कहता है। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जो डिविडेंड यहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो इस दिन का डिविडेंड है, इस दिन के प्रॉफिट का डिविडेंड है। कंपनीज एक्ट ये नहीं कहता है कि इस साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंपनीज एक्ट ऐसे कहता है 31 मार्च 2013 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 31 मार्च 2014 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कंपनीज एक्ट ये बोलता है, कंपनीज एक्ट ये नहीं बोलता है इस साल का 12-13 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि किस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, 31 मार्च 2013 के प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, अब अगर यहां का प्रॉफिट यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो अगर आपने इस प्रॉफिट के पहले शेयर खरीद रखा है तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो आपके लिए पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, और अगर आपके इन्वेस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट आपके लिए है तो आपके लिए जो डिविडेंड है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। सेंटेंस को ब्रेक करके फिर से बोलते हैं, अगर आपने इतने पीरियड में खरीदा है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, बताइए यहां जो डिविडेंड मिल रहा है वो कौन सा डिविडेंड है, इस वाले प्रॉफिट का डिविडेंड है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे हमने एक्विजिशन कब किया है, प्रॉफिट जो मिल रहा है उसके बाद किया है, प्रॉफिट यहां का है। ठीक है, और डिविडेंड कहां पे आपको मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, तो ये इस प्रॉफिट का डिविडेंड है। हमने अगर यहां पे खरीदा है तो मेरे लिए डिविडेंड कैसा है, प्री एक्विजिशन, मेरे एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट हमको मिल गया। मेरा एक्विजिशन तो कहां से हुआ है, यहां से लेके अगर यहां तक हुआ है तो पता है ये जो डिविडेंड हमको मिल रहा है मेरे एक्विजिशन के पहले का है, क्योंकि ये डिविडेंड कहां का है, यहां के प्रॉफिट का। ठीक है, तो हम अब डिविडेंड को क्या बोलेंगे, यहां पे जो डिविडेंड मिला है हम इस डिविडेंड को बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, ये बात। अगर मान लीजिए हमने इसके पहले कहीं भी खरीदा है, अगर हमने इसके पहले कहीं भी खरीदा है तो मेरे एक्विजिशन के बाद का डिविडेंड, अगर हमने इधर कहीं खरीद रखा है तो डिविडेंड तो कहां का है, यहां के प्रॉफिट का। मेरा एक्विजिशन पहले है, डिविडेंड बाद का है, तो हम कहेंगे डिविडेंड मेरा कैसा है, पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद का डिविडेंड। ठीक है, तो अगर आपकी परचेज यहां से लेके यहां के बीच हुई है, अगर परचेज ऑफ शेयर इस पीरियड में हुआ है तो क्या होगा, और परचेज ऑफ शेयर इस पीरियड में हुआ है तो क्या होगा। परचेज ऑफ शेयर इतने पीरियड में हुआ है तो हम इसे कहेंगे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। इसका मतलब होता है एक्विजिशन के पहले के प्रॉफिट का डिविडेंड, एक्विजिशन के पहले के प्रॉफिट का डिविडेंड, उसे क्या कहा जाता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्लियर है ये बात। ये क्या है, अगर आपने यहां पे शेयर खरीद रखे हैं तो हम कहेंगे एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट का डिविडेंड, दैट इज पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। दिमाग पे जोर पड़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर पढ़ रहा है तो अब एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिससे ये पूरी बात समझ में आ जाएगी और दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ेगा। देखिए, आपको जितने भी शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है, जिस साल हमें डिविडेंड मिल रहा है, जिस साल हमें डिविडेंड मिल रहा है, अगर शेयर आपने उसी साल खरीदा था तो पता है डिविडेंड क्या होता है आपके लिए, प्री एक्विजिशन, क्योंकि हमेशा डिविडेंड कौन से प्रॉफिट का होता है, लास्ट ईयर का। तो जिस साल डिविडेंड आपको मिल रहा है उसी साल अगर आपने शेयर खरीदा था, डिविडेंड यहां मिल रहा है और इसी साल हमने डिविडेंड खरीदा शेयर खरीदा था, तो मेरे लिए डिविडेंड क्या होता है, प्री एक्विजिशन। अगर हमने शेयर लास्ट ईयर खरीदा था तो पता है मेरे लिए इस साल जो डिविडेंड मिल रहा है वो क्या है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। काम खत्म। जिस साल शेयर खरीदे उसी साल डिविडेंड मिल जाए तो प्री एक्विजिशन, शेयर पहले से खरीद के बैठे थे और इस साल डिविडेंड मिले तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। और खुल के बात करते हैं,
अगर शेयर मेरा ओपनिंग बैलेंस में था, चलो ठीक है एकदम, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट का टू बैलेंस बीडी था तो डिविडेंड जो मिल रहा है वो क्या है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। और अगर हमने करंट ईयर में परचेज कर रखा है तो डिविडेंड कैसा है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अगर इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग फिगर है, अगर इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है और उस पे हमें डिविडेंड मिला तो कैसा डिविडेंड है, पोस्ट एक्विजिशन। तो पता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड पे आपको कब दिमाग लगाना है, अगर ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ, इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग फिगर आ रही होगी तो उस पे जो डिविडेंड मिलेगा वो क्या है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात, करंट ईयर में अगर यहां से यहां शेयर खरीदोगे इतने पीरियड में तो आपको डिविडेंड मिला ही नहीं होगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो डिविडेंड मिलने के लिए तो यहां तक रिकॉर्ड डेट तक खरीदोगे तभी मिला होगा। तो करंट ईयर में खरीदा, करंट ईयर में डिविडेंड भी पा गए तो प्री एक्विजिशन। अब इस डिविडेंड का क्या किया जाता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड का, प्री एक्विजिशन डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से कम कर दिया जाता है। ठीक है, रिड्यूस्ड क्यों, हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलेंगे, आपको तो समझ में आता है, ये क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसको क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू पीएल। ठीक है, ये चलिए 8 पॉइंट लिखिएगा। राइट शेयर, when right share is acquired, राइट शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अधिकार देती है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो। ठीक है, ये अधिकार है, खरीदना चाहो तो खरीदो, ना खरीदना चाहो तो मत खरीदो। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देती है कि आप हमारे शेयर्स को परचेज कर सकते हो। और जनरली ये राइट जब देती है कंपनी तो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से कम पे देती है। ठीक है, पता है अगर मार्केट में शेयर की प्राइस भी 100 रुपए चल रही हो, कंपनी भी कहेगी हम 100 रुपए का दे रहे हैं, तो कोई कंपनी से नहीं खरीदेगा। अगर हमें 100 रुपए का ही शेयर खरीदना है तो हम मार्केट से खरीदेंगे, मार्केट से खरीदेंगे तुरंत शेयर मेरे पास आ जाएगा। आज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, बस आपको तो क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज में फोन करना है और खर्च से वो आपके नाम से शेयर खरीद देगा। लेकिन अगर हम कंपनी से खरीदेंगे तो क्या होगा, हमें चेक बनानी होगी, डीडी बनानी होगी, उसे भेजेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, उनका एक अपना प्रोसीजर होता है, पहले वो अपने एस्क्रो अकाउंट में पैसे को डालेंगे, उसकी मिलान करेंगे, उसके बाद एक दिन अलॉटमेंट का आएगा, उस दिन फिर क्या करेंगे, शेयर्स को अलॉट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे नाम पे शेयर बन के मिलेगा हमें। इन सब प्रतिक्रिया में बहुत समय लग जाएगा। और अगर हमने 100 रुपए के शेयर 100 में ही लेने हैं तो हम कंपनी से क्यों ले, फिर तुरंत मार्केट से ना ले ले। तो कंपनी जब भी शेयर इश्यू करती है तो उसे मार्केट प्राइस से कम पे ऑफर करना मजबूरी होती है। राइट शेयर का ये कोई फीचर नहीं है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मार्केट प्राइस से कम पे शेयर देती है। अरे ये मार्केट की मजबूरी है, अगर आप मार्केट प्राइस से कम पे नहीं दोगे तो कोई आपके शेयर खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट शेयर कुल मिला के एक ही चीज है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप राइट देते हो शेयर परचेज करने का, यानी नए शेयर होल्डर आपके शेयर को खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे तो इस राइट को ट्रांसफर कर सकता है। यानी मान लीजिए मेरे पास रिलायंस कंपनी के कोई शेयर नहीं है, लेकिन रिलायंस कंपनी ने इस समय राइट इशू निकाला है कि जिसके पास 2 शेयर हैं वो एक नए शेयर ले सकता है। तो मिस्टर एक्स के पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं पहले से 500, तो पता है वो रिलायंस कंपनी के कितने नए शेयर खरीद सकता है, 250 और खरीद सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो खुद खरीद ले और चाहे तो क्या करे, वो 250 शेयर खरीदने का राइट किसको ट्रांसफर कर दे, हमको ट्रांसफर कर दे। और अब हम रिलायंस कंपनी के 250 शेयर क्या कर सकते हैं, खुद खरीद सकते हैं। ठीक है, तो राइट शेयर के केस में एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ शेयर ही खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वो राइट को ट्रांसफर कर दे तो कोई भी खरीद सकता है जिसको वो ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो राइट शेयर आप एक्वायर भी करते हो और एट टाइम्स आप राइट शेयर के राइट को क्या करते हो, ट्रांसफर कर देते हो। जब आप राइट शेयर के राइट कंपोनेंट को ट्रांसफर करते हो तो इसे कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ राइट इंटाइटलमेंट, सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट।
सेल ऑफ राइट शेयर अगर हम कहेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, राइट शेयर आपने खरीदा और फिर बेच दिया। व्हेन आई से सेल ऑफ राइट शेयर तो इसका मतलब होता है आपने राइट शेयर को खरीदा और फिर उसे बेच दिया। सेल, अगर राइट शेयर आप खरीदते ही नहीं हो और ये खरीदने का अधिकार किसी को बेच देते हो, ठीक है, हम राइट शेयर खरीद नहीं रहे, 250 शेयर हम खरीद सकते थे, लेकिन हम ये अधिकार किसी को बेच दे रहे हैं, तो अधिकार बेचने को क्या कहा जाता है, सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। ठीक है, हम यहां पे सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट नहीं कर रहे हैं, खुद खरीद ले रहे हैं राइट शेयर। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, लिखिए, व्हेन राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड फॉर, व्हेन राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड फॉर का मतलब आपने सब्सक्रिप्शन दी और खरीद लिया, उसे एक्वायर कर लिया। ठीक है, व्हेन राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड फॉर, its cost is added to the existing cost of shares held. And total cost is averaged over the total number of shares. अगर आपके पास राइट शेयर आ जाते हैं तो राइट शेयर की कीमत को एग्जिस्टिंग शेयर की कीमत में जोड़ दिया जाता है और टोटल कीमत को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे एवरेज कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है आपके पास 100 शेयर्स थे, एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल होगा ये, फोर्थ, यू हैड 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, कंपनी राइट अनाउंस करती है, राइट शेयर 1:2 के रेशियो में एट द रेट ऑफ 12, राइट शेयर के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या होगी यही देखना है हमें। ठीक है, देखिए 100 शेयर एट द रेट ऑफ 10 है तो एग्जिस्टिंग शेयर्स 100 एट द रेट ऑफ 10 मिला के कितना हो गया, 1000 रुपए का। आपके पास राइट शेयर कितने आएंगे, राइट का रेशियो है 1:2, मतलब एक नया दो पुराना, दो पुराने पे एक नया, यानी राइट शेयर कितने, 50 की 200, 50 की 200, 50। ठीक है, दो पुराना एक नया, 50 एट द रेट ऑफ 12। तो ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि आपको राइट शेयर मिल रहे हैं 12 रुपए की रेट से, जबकि आपकी ओरिजिनल होल्डिंग 10 रुपए की है? ऐसा हो सकता है कि राइट शेयर हमेशा कीमत से कम होता है? राइट शेयर मार्केट प्राइस से कम होता है, लेकिन आज की मार्केट प्राइस से इन्वेस्टर कितने में खरीदा था इससे मतलब नहीं है। इन्वेस्टर आज से 5 साल पहले 10 रुपए का खरीदा था, आज मार्केट प्राइस 14 रुपए चल रही है और कंपनी ने कितने का इशू किया, 12 रुपए का। ठीक है, तो ये आज की मार्केट प्राइस से निश्चित है कम होगी, ये मार्केट की जरूरत होती है, अदरवाइज कोई खरीदेगा ही नहीं कंपनी से शेयर। राइट शेयर 50 एट द रेट ऑफ 12 कितना हो गया ये, हाँ 600, 1600 रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 150। ठीक है, आप कहोगे आपके 150 शेयर की कीमत कितनी है, 1600 रुपए। आपके 150 शेयर की कीमत 1600 रुपए है। मान लीजिए यू हैव सोल्ड 50 shares determine cost of investment held। हमने 50 शेयर बेच दिए, अब हमें इन्वेस्टमेंट की कीमत बतानी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड। कितने शेयर बचे हैं तब, 100 शेयर। ठीक है,
150 शेयर की कीमत 1600 रुपए है, तो 100 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। ठीक है, ये बात फिर से ध्यान दीजिए। देखिए, लिखे नहीं, बस देखिए इधर, आपने 100 शेयर खरीदे एट द रेट ऑफ 10, आपने फिर 100 शेयर खरीदे एट द रेट ऑफ 12, आपने फिर 100 शेयर खरीदे एट द रेट ऑफ 11। इसके बाद आपने 100 शेयर माइनस कर दिए, ये प्लस था, ये प्लस था, ये भी प्लस था, सब खरीदे, 100 शेयर आपने बेच दिए। बताइए कौन से शेयर बिक गए? ये वाला शेयर बिका है। और पता है, अगर हम आपसे कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट निकालो जो आपके पास बची है, तो आप क्या निकालोगे? आप कहोगे 100 इंटू 12 बचा है प्लस 100 इंटू 11 बचा है, न कि आप इनकी टोटल वैल्यू करोगे डिवाइडेड बाई 300 करोगे और एक शेयर की कीमत निकालोगे। लेकिन यहां पे आपने कुछ और ही किया है। इन दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो हमें ये बताइए, हमने जो बात आपसे यहां पे कही है वो बात यहां नहीं कह रहे हैं। यहां हम क्या किए, आपके पास 100 शेयर था, 50 राइट शेयर आया और आपने 50 शेयर बेच दिए। अगर ये राइट शेयर न होता, आपने मार्केट से जैसे इसको खरीदा था बिल्कुल वैसे ही से भी खरीदा होता, तो पता है कौन से 50 शेयर बिकते? ऊपर से फीफो मेथड, जो पहले इन्वेस्टमेंट आई है वही इन्वेस्टमेंट पहले बिकी मानी जाएगी। आपके 100 शेयर में से 50 शेयर बिक जाते और आपकी बचे इन्वेस्टमेंट की कीमत पता है क्या होती? आपके बचे इन्वेस्टमेंट की कीमत होती 50 पुराना वाला बचा है कितने वाला? 10 वाला, प्लस 50 कितने वाला बचा है? 12 वाला। ये कितना हो गया? 50 इंटू 10 500 और ये 600, 1100 रुपया। अगर ये राइट शेयर न होता, आप ये बाकी शेयर्स की तरह मार्केट से खरीदे होते, तो पता है आपके इन्वेस्टमेंट हेल्ड की वैल्यू कितनी होती? 1100। सिंस आपने राइट शेयर खरीदा था इसलिए ये एवरेज किया गया है, तो आपको एवरेज किया जाता है, ये बात सिखा रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे ही राइट शेयर आपके पास आता है, सारे इन्वेस्टमेंट क्लब हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, वो एक बन जाते हैं। ठीक है, तो when right shares are subscribed for, its cost is added to the existing cost of share and total cost is averaged over the total number of shares. आपकी सारी परचेजेज मिलके एक हो जाती है। जैसे ही राइट शेयर आया, पता है अब आपके पास 100 शेयर और 50 शेयर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आपके पास 100 शेयर अलग और 50 शेयर नहीं है। जिस दिन मेरे पास राइट शेयर आ जाएगा उस दिन पता है क्या बोलते हैं? मेरे पास 150 शेयर हैं 1600 रुपए के, लेकिन हमने ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा। हमसे कोई पूछेगा आपके पास क्या है, तो हम बोलेंगे 100 शेयर है 10 का, 100 शेयर है 12 का, 100 शेयर है 11 का। ठीक है, और 100 शेयर बिक जाएगा तो फिर पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये वाला 100 शेयर बिक गया है, मेरे पास 100 शेयर 12 का है, 100 शेयर मेरे पास 11 का बचा है। ठीक है, हम ये नहीं बताएंगे मेरे पास 300 शेयर कितने का है। ये कब होता है? जब आपके पास राइट शेयर आता है। अब सुनिए, मान लीजिए कंपनी इसके बाद राइट शेयर ला देती है। राइट शेयर अगर इसके बाद आपने बेच दिया होता तो कौन सा बिकता? ऊपर से बिकता। अगर हमने इसी के बाद 200 शेयर बेच दे 15 रुपए के हिसाब से, कौन से 200 शेयर बिकेंगे? ये वाला बिक जाएगा और ये वाला बिक जाएगा। अगर हमने 150 शेयर बेच दिया, कौन से बिकेंगे? 100 इसमें से बिकेगा, 50 इसमें से बिकेगा। तो बचे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपसे कहेंगे करने को, कैसे करोगे? 50 इंटू 12 और 100 इंटू 11। कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन अगर कंपनी इसके बाद राइट शेयर दे देती है 1:1 के रेशियो में एट द रेट ऑफ 12.5, क्यों इतना झंझट पालें, 13 रुपया कर दें। ठीक है, कंपनी इसके बाद राइट शेयर दे देती है 1:1 में 13 रुपए के हिसाब से। तो अब बताइए हमें कितना राइट शेयर आ जाएगा? मेरे पास 300 शेयर थे, 300 आ जाएगा प्लस 300 हो जाएगा एट द रेट ऑफ 13। अब पता है इसके बाद अगर 100 शेयर बिकेगा तो कौन सा 100 शेयर बिकेगा? पूरे में से 100 शेयर बिकेगा। अब इसके बाद अगर 100 शेयर बिकेगा तो ये वाला 100 शेयर नहीं बिकेगा। राइट शेयर आने के बाद अगर 100 शेयर बिकेगा तो पूरे में से 100 शेयर बिकेगा।
क्लियर है ये बात आपको? क्योंकि जैसे ही राइट शेयर आएगा आपके पास, अब ये सब अलग अलग नहीं है, अब ये 600 शेयर हो गया और इसकी कीमत क्या होगी, सब निकालना पड़ेगा आपको। 1000, 1200, 1100, 3900, जोड़ लगाओ। 1000, 1200, 1100, 3900, 7200, 7200। ठीक है, तो आपका अब हर एक शेयर कितने का है, 12 रुपए का। ठीक है, हमें 12 रुपए का रेट आ गया। 600 शेयर एट द रेट ऑफ 12 करोगे तो 7200 रुपया होगा। अब अगर मेरे पास से 100 शेयर बिकेगा तो कौन सा 100 शेयर बिक रहा है, 100 शेयर 12 रुपया वाला बिक रहा है। अब बचा कितना शेयर है मेरे पास, 500 शेयर बचा है, कितने वाला, 12 रुपया वाला ही। ठीक है, तो जैसे ही राइट शेयर आता है आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे। ठीक है, चलिए अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये बात सिर्फ AS 13 कहता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इनकम टैक्स इस बात को नहीं मानता, और इनकम टैक्स में सदा सदा क्या चलता है, फीफो मेथड ही। क्योंकि पैरेलली जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, इसलिए हम ये बात मेंशन कर रहे हैं आपसे कि इनकम टैक्स ये सब कुछ एक साथ नहीं मानता है। इनकम टैक्स के लिए तो राइट शेयर आने के बाद भी आप 100 शेयर बेचोगे तो कौन सा बिक रहा है, कहेगा ये वाला बिक रहा है। इनकम टैक्स ये सब नहीं जानता है, यस। इनकम टैक्स कहता है इन्वेस्टमेंट सेल कैसे होती है, फीफो बेसिस। हम आपकी कैपिटल गेन की इनकम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो पहले आपके डीमेट अकाउंट में दिख रहा था वही पहले बिका है, यही मानेंगे। वो राइट शेयर, बोनस शेयर ये सब कुछ नहीं जानता। ठीक है, ये बात AS 13 कहता है कि जैसे ही आपके पास राइट शेयर आते हैं आपकी कॉस्ट क्या होती है, एवरेज हो जाती है। ठीक है, ये बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 9 लिखिए, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। राइट इंटाइटलमेंट का मतलब होता है राइट शेयर खरीदने का अधिकार। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इन केस shares were purchased come right and on getting X right its market price was reduced, then proceed from sale of right entitlement is credited to cost of investment to the extent of such reduction in price, but in case, ये बात तो बड़ी सिंपल सी है कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट को PL में डाल दिया जाता है कि अगर आपने राइट शेयर खरीदने के अधिकार को बेचा तो बेच के जितना पैसा पाए PL में डाल दो। यहां तो समस्या नहीं है, समस्या बट खड़ी कर देता है। बट इन केस शेयर्स वर परचेस्ड कम राइट। अब ये परचेज कम राइट क्या चीज होती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। एंड ऑन गेटिंग एक्स राइट, एंड ऑन गेटिंग एक्स राइट, ये एक्स राइट क्या चीज होती है, ये एक दूसरा मुद्दा है। And on getting X right, its market price was reduced, then the proceed from sale of right entitlement is credited to the cost of investment to the extent of such reduction in price. पहले हम आपको राइट इंटाइटलमेंट समझाने जा रहे हैं, उसके बाद कम राइट समझाएंगे, एक्स राइट समझाएंगे और फिर ये सारी बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मेरे पास 100 शेयर हैं एक्स लिमिटेड के। ठीक है, इस एक्स लिमिटेड ने राइट अनाउंस किया है, राइट अनाउंस किया, और कैसे अनाउंस किया, 1:2 के रेशियो में। मतलब मेरे पास कितने राइट शेयर खरीदने का अधिकार आ चुका है, हम 50 राइट शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, और ये एट द रेट ऑफ, कंपनी कह रही है लो हम 20 रुपए के रेट से दे देते हैं। अब पता है जिस दिन वो 20 रुपए के रेट से दे रही है उस दिन मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, 25 रुपए चल रही है। ठीक है,
अब जब बताइए, अगर हम राइट से 50 शेयर खरीद लेंगे तो 20 रुपए के हिसाब से मिलेगा और मार्केट में प्राइस 25 रुपए चल रही है, तो 5 रुपए पर शेयर का फायदा दिख रहा है कि नहीं? हमको दिख रहा है। तो हर कोई राइट शेयर खरीदता है, और नहीं तो बर्बाद नहीं करता, उसको क्या करता है, किसी और को ट्रांसफर करके कुछ पैसे उठा लेता है। अब अगर मेरे पास शेयर खरीदने के पैसे इस समय मान लीजिए नहीं है, हमें पैसे चाहिए अब 50 शेयर इंटू 20 रुपया, तो हो सकता है मेरे पास 50 इंटू 20 कितने होते हैं? 1000 रुपए। मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, मेरे पास सिर्फ 500 ही रुपए है। तो पता है हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास 500 रुपए होगा तो हम 50 की जगह 25 शेयर एट द रेट ऑफ 20 खरीद लेंगे, और बचे 25 शेयर और उसको क्या करेंगे? बेच देंगे उसके अधिकार को किसी और को, जो वो खरीद लेगा। और जब अधिकार बेचेंगे तो भी हम क्या बताएंगे, कहेंगे देखो 5 रुपए का फायदा है एक शेयर में, ठीक है, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं खरीदने के लिए, 2 रुपया पर शेयर तुम हमको दे दो। मतलब हम उससे तुरंत क्या करेंगे, 25 शेयर पे 2 रुपया के हिसाब से 50 रुपया ले लेंगे और कहेंगे बाकी के 25 शेयर तुम खरीद लो। फिर से सुनिए, हमें कितने शेयर खरीदने का अधिकार आ रहा है? 50 शेयर, ठीक है। अब मान लो मेरे पास अगर पैसे हैं तब तो हम शेयर को खरीद लेंगे, और शेयर को खरीद लेंगे तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्या असर आता है ये आप देख चुके हो। हम अगर इसे खरीद लेंगे तो तुरंत क्या होगा, जो मेरी एग्जिस्टिंग कॉस्ट थी उसमें जाके ऐड हो जाएगा और कॉस्ट एवरेज हो जाएगी सब पे। लेकिन अगर इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो हम इस राइट इंटाइटलमेंट को किसी और को बेच देंगे, ठीक है। अब जिसको हम बेचेंगे पता है वो 50 शेयर पे कितना कमाएगा? सीधा सीधा मुनाफा तो दिखाई दे रहा है हमको। मार्केट में प्राइस चल रही है 25 रुपया और खरीदने को कितने का मिल रहा है? 20 रुपया। अरे मान लो कुछ दिन बाद राइट शेयर आएंगे तब तक 25 की जगह 24 हो जाएगा, यही हो सकता है। लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ तो बचत होगी। राइट शेयर सस्ते में मिल रहा है मार्केट प्राइस से, यहां बचत दिखाई दे रही है। तो 50 शेयर पे 5 रुपए की बचत, यानी कि कितने की बचत है? 250 रुपया की। तो जब हम ये राइट इंटाइटलमेंट किसी को बेचते हैं तो उस 250 रुपया में से कुछ लेते हैं। अब हम कैसे बेचते हैं? हम कहते हैं इसमें 5 रुपए का मुनाफा दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक काम करो 2 रुपया का मुनाफा हमें दे दो तुरंत। तो हम क्या करेंगे, जब उसको लिख के देंगे कि ये राइट शेयर आप खरीद सकते हो, तो हम उससे क्या करेंगे, 50 शेयर 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपया उससे ले लेंगे। 2 रुपया हम डमी मान रहे हैं, हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो 50 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपए हमने पा लिया। इसी को कहा जाता है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। इसे क्या कहते हैं? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। अब इस 100 रुपए का किया क्या जाता है? इस 100 रुपए को तो ज्यादातर केसेस में पीएल में डाल दिया जाता है, और अगर पीएल में डाल दिया गया तो आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पे कोई असर ही नहीं आ रहा है, समस्या है ही नहीं। समस्या कहां आती है? समस्या तब आती है, देखो, बट इन केस शेयर्स वर परचेस्ड कम राइट, अगर शेयर कम राइट खरीदे गए। अब आप ये मत जानने की कोशिश करो कम राइट का मतलब क्या होता है, बस इतना ही याद करो। अगर शेयर कम राइट खरीदे गए, ठीक है, और ऑन गेटिंग एक्स राइट, मान लो एक्स राइट नाम की कोई चीज होती है, जब एक्स राइट हुआ मार्केट में, जब एक्स राइट हुआ तो क्या हो गया, मार्केट प्राइस शेयर की रिड्यूस हो गई, इट्स मार्केट प्राइस वाज रिड्यूस्ड। आपने शेयर कैसे खरीदा था? कम राइट। और जब मार्केट एक्स राइट हो गया तो आपके शेयर की प्राइस कम हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है? देन प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट इज क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट की कीमत को कम कर दिया जाता है। टू द एक्सटेंट ऑफ सच रिडक्शन इन प्राइस, जितना प्राइस में गिरावट आती है, ठीक है। कम राइट एक्स राइट बिल्कुल नहीं समझना, लेकिन बिना उसको समझे जितनी बात समझ सकते हो वो समझो। हमने शेयर खरीदा कैसे? कम राइट, ठीक है। अगर हमने शेयर कम राइट खरीदा ही नहीं होता तो ये बट के बाद वाली बात लागू होगी? नहीं। पता है बट के बाद वाली लागू हो रही है 2 सिचुएशन में। पहला, परचेज कैसा होना चाहिए? पहली बात, परचेज होना चाहिए कम राइट, और एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए? रिड्यूस होनी चाहिए। दूसरी बात, मार्केट प्राइस रिड्यूस होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं आ रही है तो बट फेल हो जाएगा। बट लग ही तब रहा है जब 2 बातें हो, आपने शेयर खरीदा कम राइट और एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस कम हो गई, ठीक है। हमने शेयर कम राइट खरीदा ही नहीं, बताइए क्या होगा? अगर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट जो आया है पीएल में जाएगा। हमने शेयर खरीदा कम राइट, लेकिन एक्स राइट होने पे भी मार्केट प्राइस उसकी गिरी नहीं, अब क्या होगा? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट अभी भी पीएल में, ठीक है। हम अभी समझा नहीं रहे आपको कम राइट एक्स राइट, लेकिन कम से कम सेंटेंस तो हमें समझ में आए, ट्रीटमेंट तो समझ में आए, फिर कम राइट और एक्स राइट बता देंगे क्या होता है, ठीक है।
तो अगर आपने परचेज किया कम राइट और एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस रिड्यूस नहीं हुई, तो भी आपका जो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट है वो कहां जाएगा? पीएल में। दूसरी बात, आपने कम राइट खरीदा, एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस भी रिड्यूस हो गई, तो अब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करना है। आपने प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट बनाया 100 रुपए और मार्केट प्राइस शेयर में गिरावट कितनी आई? सिर्फ 80 रुपए की। तो पता है आप इन्वेस्टमेंट की कीमत को कितने से कम करोगे? 80 रुपए से, और 20 रुपए को पीएल में डालोगे। क्या लिखा हुआ है? इज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सच रिडक्शन इन प्राइस। जितना मार्केट प्राइस गिरेगी आप भी इन्वेस्टमेंट की कीमत को उतना ही गिराओगे। अगर इन्वेस्टमेंट की कीमत गिरी है 80 रुपया से, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को 100 रुपया से नहीं गिरा सकते हो। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट अगर 100 रुपया आया है तो भी हम इन्वेस्टमेंट की कीमत को कितना गिराएंगे? 80 रुपया ही। अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की कीमत में गिरावट आई है 70 रुपए की और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट हमें 60 रुपए मिला है, तो हम 60 रुपए से ही क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट की कीमत को गिरा देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की कीमत में मार्केट में जितनी गिरावट है उससे ज्यादा हम नहीं गिराएंगे। तो लगभग बात हमारे दिमाग में बैठ गई है और अब मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, व्हाट इज कम राइट एंड एक्स राइट। ठीक है, कंपनी ने यहां पे राइट अनाउंस किया है। ठीक है, कंपनी जब भी राइट अनाउंस करती है तो उसके बाद एक डेट फिक्स करती है जिस दिन के होल्डर को राइट शेयर दिया जाएगा। क्योंकि राइट अनाउंस करती है तो कंपनी ये बोलती है कि हम आपको 1:2 में राइट देंगे। ठीक है, 2:3 में राइट देंगे। अरे किस दिन के होल्डर को दोगे? क्योंकि होल्डर तो शेयर के हर दिन बदल रहे हैं। आज मेरे पास शेयर है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास है, तो किस दिन के होल्डर को राइट शेयर दिया जाएगा? अब जरा सोचिए, क्या कंपनीज एक्ट परमिट करता होगा कि एक पुरानी डेट को कंपनी रिकॉर्ड डेट बना ले? नहीं। अदरवाइज हम एक पुरानी डेट को अगर रिकॉर्ड डेट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सारे के सारे राइट शेयर जिस दिन हमें रिकॉर्ड डेट बनाने हैं उस दिन सारे शेयर खुद ही खरीद के बैठ जाएंगे। हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमको मालूम है कि पुरानी डेट को हम रिकॉर्ड डेट फिक्स कर सकते हैं, तो जिस दिन को हम रिकॉर्ड डेट फिक्स करने की सोचे होंगे उस दिन सारे शेयर लेके खुद ही बैठ जाएंगे, या फिर अपने रिलेटिव वगैरह को ये सारी बात बता देंगे ताकि फायदा सारा शिफ्ट होके कहां आए? हमारे ही घर में रहे। ठीक है, यानी मार्केट में एक फेयर डील नहीं होगी जब तक कि रिकॉर्ड डेट को एक फ्यूचर की डेट न रखा जाए। मतलब ये बात सबको पता होनी चाहिए कि इस दिन अगर आपके पास शेयर है तो आपको राइट शेयर मिलेगा। ठीक है, अगर पहले की डेट रखने के लिए कह दिया जाए तो सिर्फ ये बात किसको पता होगी? डायरेक्टर्स को। तो अब कंपनी इस दिन रिकॉर्ड डेट, एक फ्यूचर की डेट रखती है जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब यह है कि इस दिन अगर आपके पास शेयर होंगे तो आपको राइट शेयर मिलेगा। 1:2 का रेशियो कौन सी होल्डिंग पे अपनाया जाएगा? इस दिन वाली होल्डिंग पे। ठीक है, बताइए, जैसे ही राइट शेयर अनाउंस हो जाता है और रिकॉर्ड डेट तक इतने दिन मार्केट में ये बात सबको पता होती है कि नहीं कि अगर हम शेयर खरीदेंगे तो हमें यहां पे राइट शेयर मिल जाएगा? सबको ये बात पता होती है। ठीक है, इस पीरियड को कहा जाता है कम राइट पीरियड। ये पीरियड है कम राइट पीरियड। ये जो पीरियड हमने ड्रॉ किया है चटाई वाला, वो कम राइट पीरियड है। ठीक है, कम राइट पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जिस दौरान आपको ये बात पता होती है कि मेरे शेयर खरीदने पे हमें क्या मिलेगा? राइट शेयर। कम राइट पीरियड का मतलब वो पीरियड जिस दौरान इन्वेस्टर को ये बात पता होती है कि अगर हमने शेयर इस दौरान खरीदे तो हमें राइट शेयर मिलेगा। ठीक है, तो एक्स राइट परचेज क्या होता होगा? कम राइट परचेज तो ये है। एक्स राइट परचेज क्या होता होगा? आपने उस समय शेयर को खरीदे थे जिस समय आपको यह बात पता नहीं थी कि आपके परचेज करने पे आपको राइट शेयर मिलेगा। तो कब किया होगा परचेज? इससे पहले। ठीक है, जब ये बताइए क्या इसके बाद परचेज किए होगे? अगर इसके बाद परचेज किए होगे तो सवाल भी उठता है कि राइट शेयर मिल जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो आप अगर कब तक आपने परचेज किया होगा कि आपको यहां पे राइट शेयर मिल जाएगा? इनफाइनाइट टाइम से, पीछे से कहीं से भी लेके यहां तक कभी भी खरीदे होगे तो आपको राइट शेयर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस दौरान अगर आप शेयर खरीदे थे इतने से इतने पीरियड के बीच, तो आपको खरीदते समय ये बात पता थी कि हमें राइट शेयर मिलेगा। और ये ड्यूरेशन कितना होता है? ये ड्यूरेशन नॉर्मली
ये ड्यूरेशन नॉर्मली 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना होता है, ठीक है। महीने एक मतलब कि ये कंपनी 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने की डेट को फिक्स कर देती है एज रिकॉर्ड डेट। मतलब अनाउंसमेंट से लेकर रिकॉर्ड डेट के पीरियड बहुत लंबा पीरियड नहीं होता है, ठीक है, ये 1-2 महीने का ही पीरियड होता है। तो ये पीरियड कहलाता है कम राइट पीरियड। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन केस द शेयर्स वर परचेज्ड कम राइट। तो ये बताइए जनरली ऐसा होता होगा कि नहीं कि इस दौरान शेयर की प्राइसेस बढ़ जाती होंगी थोड़ी सी मार्केट में, बढ़ जाती हैं। कोई बेचना नहीं ना चाहता है। देखिए हर चीज डिमांड एंड सप्लाई से चलती है, सिर्फ कमोडिटी ही नहीं चलती है, शेयर मार्केट भी डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। जिस शेयर की डिमांड ज्यादा होती है उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। आपको क्या लगता है कि मार्केट में शेयर की प्राइसेस उस कंपनी की परफॉर्मेंस से चलती है? अरे परफॉर्मेंस बहुत कम रोल प्ले करता है, उससे बहुत ज्यादा रोल क्या प्ले करता है, डिमांड एंड सप्लाई। जिस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए लोगों की होड़ लग जाती है, वो 100 रुपए का शेयर 125 रुपए पड़ जाता है। कंपनी थोड़ी ना 100 रुपए पे 125 रुपए की प्रॉफिट बना दी एक दिन में, ठीक है। कंपनी के फिक्स्ड एसेट 100 रुपए से नेट फिक्स्ड एसेट 100 के 125 थोड़ी ना हो गए। वो तो मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर जो होता है ये प्राइसेस को डिटरमिन करता है। इस दौरान सबको पता है कि हमारे शेयर्स पे राइट शेयर मिलेंगे, कुछ सस्ते शेयर भी मिलेंगे। तो यहां पे अपने आप शेयर की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और इस दौरान मार्केट में प्राइसेस शेयर के हाई हो जाते हैं। और जैसे ही यहां पे रिकॉर्ड डेट पे राइट शेयर मिल जाता है तो लोग तो अपनी कॉस्ट को एवरेज करके बैठ जाते हैं और क्या करने के लिए तैयार होते हैं, कम में बेचने को तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी एक शेयर 100 रुपए का बेचने को तैयार हैं और कंपनी हमें एक पे एक राइट शेयर दे रही है। अगर हम आज एक शेयर 100 रुपए का बेचने को तैयार हैं, कंपनी हमें एक राइट शेयर एक पे एक दे रही है 80 रुपए का, तो मेरी 2 शेयर कितने की हो गई, 90 रुपए की। पता है अब हम 100 रुपए से कम में भी बेचने को तैयार हो जाएंगे। और शेयर होल्डर कितने में बेचने को तैयार है, इसी से तो मार्केट प्राइस चलती है, ठीक है। और जैसे ही रिकॉर्ड डेट पे शेयर पे आपको राइट शेयर मिल जाते हैं और आपके प्राइसेस नॉर्मल केसेस में ये रिड्यूस हो जाते हैं, और इस पीरियड को हम कहते हैं अब यहां पे एक्स राइट। जैसे ही रिकॉर्ड डेट पे शेयर मिल गया, तुरंत उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही, रिकॉर्ड डेट पे शेयर मिलते ही तुरंत आपका शेयर क्या बन गया है, एक्स राइट, ठीक। चलिए आपने शेयर यहां पे खरीदे, अब ध्यान दीजिए, आपने यहां पे शेयर परचेज किए 100 शेयर, आपने 100 शेयर यहां पे परचेज किए, आपको कितना राइट मिलेगा, 50 शेयर का, ठीक है। ये बताइए क्या आपकी परचेजेस कम राइट है, नहीं। आपने 100 शेयर पे 50 शेयर की राइट इंटाइटलमेंट आई और आपने 50 राइट इंटाइटलमेंट को सेल कर दिया एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, तो कितना मिल गया आपको, ₹100, 100 रुपए मिल गया। इस 100 रुपए का क्या किया जाएगा, पीएल में जाएगा या फिर इससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करोगे। ये हमने 100 शेयर परचेज किया था एट द रेट ऑफ 20 मान लो, ठीक है। राइट शेयर जो आ रहा है वो आ रहा है एट द रेट ऑफ 15। हमने शेयर खरीदा और नहीं, हम तो 2 रुपए के हिसाब से 50 शेयर बेच सकते थे, 50 की राइट इंटाइटलमेंट आई, 50 शेयर खरीदने का अधिकार, 2 रुपए के हिसाब से एक अधिकार को बेचा, तो 50 शेयर का अधिकार कितने में बेच दिया, 100 रुपए में बेच दिया। इस 100 रुपए का क्या करना है, क्या आप ये जानना चाहते हो कि एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस कितनी हो गई, हां कि नहीं जानना चाहते हो, नहीं जानना चाहते हो, क्या करोगे जान के, शेयर्स कैसे परचेज किया गया था, शेयर्स क्या कम राइट परचेज हुआ था, नहीं। जब शेयर कम राइट परचेज हुआ ही नहीं है तो बताइए एक्स राइट होने पे उसकी प्राइस कितनी भी हो गई हो इस बात से आपको मतलब नहीं है। आपको राइट इंटाइटलमेंट से जो भी पैसा आता है उसका आपको क्या करना है, पीएल में डाल देना है। राइट इंटाइटलमेंट से जो पैसा आता है वो पीएल में डालता है, ये जनरल बात। राइट इंटाइटलमेंट से जो पैसा आता है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करेगा, कब, 2 बातें होनी चाहिए। पहला, बोलते क्यों नहीं हो, 2 बातें होनी चाहिए। पहली, आपने परचेज किया हो कम राइट, दूसरी बात एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस कम हो गई हो, हमने कम राइट खरीदा ही नहीं था। अब देखिए क्यों ये बात बनाई गई है, AS 13 में ऐसी बात क्यों लिखी गई है। जनरली ऐसा होता है कि कम राइट में मार्केट प्राइस अधिक हो जाती है, ठीक है, और मेरी जो इन्वेस्टमेंट की परचेज है उसकी लागत अधिक दिखाई दे रही होती है, जबकि उसकी वो नॉर्मल कीमत होनी नहीं चाहिए। कम राइट के दौरान नॉर्मली क्या होता है
कि शेयर की प्राइसेस एबनॉर्मली हाई हो जाती हैं। कम राइट के दौरान नॉर्मली ऐसा होता है कि शेयर की प्राइसेस एबनॉर्मली हाई हो जाती हैं, मतलब बिना जरूरत के ही हाई हो जाती हैं और वो रियल मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट करती नहीं है। इसलिए अगर हमने कम राइट में शेयर को खरीद रखा है तो एक्स राइट होने पे अगर उसकी मार्केट प्राइस कम हो जाती है तो हम कहते हैं राइट से जो पैसा आ रहा है उससे क्या करो, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को ही कम कर दो। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट महंगा आपने खरीदा ही क्यों था, पता है इसी की वजह से तो खरीदा था, क्योंकि राइट इंटाइटलमेंट आने वाला था। इसलिए राइट इंटाइटलमेंट से जो पैसा आया उसको इन्वेस्टमेंट की कीमत से ही घटा दो। लेकिन अगर मान लो हमने तो राइट शेयर खरीदा था कम राइट, हमने शेयर ओरिजिनल खरीदा था कम राइट, जब हमको पता चल गया कि राइट शेयर आने वाला है तो हमने खरीद लिया शेयर। बताइए अगर हमने 100 शेयर यहां खरीदने की बजाय यहां खरीदा होता, यहां पे परचेज किए होते, अनाउंसमेंट हुई यहां पे, पता चल गया कि हमको तो क्या मिलने वाला है, राइट शेयर यहां पे मिलेगा, हम यहीं पे शेयर खरीद लेते हैं 100। बताइए क्या यहां 50 शेयर मिलेगा कि नहीं, रिकॉर्ड डेट पे मिलेगा हमको तो। ठीक है, अब हमने 50 शेयर का क्या किया, राइट इंटाइटलमेंट को 2 रुपए के हिसाब से बेच दी। ठीक है, और हमें कितना मिल गया, 100 रुपए। हमने यहां पे शेयर खरीदे थे एक एक शेयर 100 20 रुपए के, और पता है एक्स राइट होने पे भी इसकी प्राइस कितनी है, 21 रुपया। अरे कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है और ज्यादा डिमांड है, राइट शेयर आने के बाद भी 20 रुपए के बाद भी अब कितनी और बढ़ गई, 21 रुपए हो गई। बताइए हमें क्या करना है, ये 100 रुपए जो आया है उसका पीएल में डाल देना है। लेकिन अगर मेरा शेयर 20 रुपए की बजाय 19 रुपए हो जाता, अब क्या करते, अब हम ये देखते मेरे इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी कम हो गई है। हमने 100 शेयर खरीदा था, 100 शेयर पे 1 रुपए कम होने का मतलब टोटल कम कितना हो गया, 100 रुपए, और हमें राइट इंटाइटलमेंट से पैसा कितना आया है, 100 रुपए। हम ये पूरे से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर देते। ठीक है, ये बात। अगर मान लो ये 19 रुपया 50 पैसा होता तो इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी कम हुई है, 50 पैसा पर शेयर। 100 शेयर पे कितना नुकसान हो गया हमको, 50 रुपए का। तो 50 रुपए से तो हम इन्वेस्टमेंट की कीमत को कम कर देते, अब बचा 50 रुपए क्या करते, पीएल में डाल देते। आ रही है बात समझ में सबको। ठीक है, तो देखिए आप क्या एंट्री करते हो, इसके लिए लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। और दूसरी एंट्री, अब प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट का क्या करना है आपको उठा के, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट डेबिट। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट को डेबिट कीजिए, उठा के कहां डाल दीजिए, नॉर्मली पीएल में। लेकिन अगर आपने शेयर खरीदा कम राइट और एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस कम हो गई तो जितनी कम हुई वहां तक इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में, यानी टू इन्वेस्टमेंट। ये कभी कभी होता है जब सर्टेन कंडीशन कंप्लाई हो रही होती है, और नहीं बैलेंस कहां चला जाता है, पीएल में। परचेस्ड 100 शेयर at the rate of 40, right announced on August 1:2 at the rate of 38, right entitlement sold at the rate of ₹5 each. Date of purchase
ऑफ शेयर एक्स राइट प्राइस credited to PL, credited to cost of investment. दो कॉलम हम भरेंगे, दो कॉलम आप भरोगे। पता है कौन से दो कॉलम हम भरेंगे? हम आपको डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर बताएंगे और एक्सराइट प्राइस बताएंगे। तो आप बताओगे कितना क्रेडिटेड टू पीएल और कितना क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, रिकॉर्ड डेट तो हमने बताया नहीं ना आपको, रिकॉर्ड डेट भी नोट कीजिए। रिकॉर्ड डेट 15 सितंबर, रिकॉर्ड डेट इज 15 सितंबर। आपने शेयर परचेज किया था ऑन 4 अप्रैल। एक्स राइट प्राइस थी 45 रुपीज। आपने खरीदा था 4 अप्रैल को शेयर। ठीक है, कौन से शेयर की बात कर रहे हैं? 4 अप्रैल को खरीदा था। जो ये परचेज 100 शेयर 40 लिखे हैं, ये आपने 4 अप्रैल को खरीदा था और 40 रुपए के हिसाब से एक्स राइट हुआ तो मार्केट प्राइस 45 रुपए हो गई। आपने राइट इंटाइटलमेंट को बेच रखा है। राइट इंटाइटलमेंट कितनी आई है जरा देखिए। 100 शेयर हमने खरीदे 1:2 यानी कि 50 शेयर। 50 शेयर पे 5 रुपए यानी कि 250 रुपया। अब क्या करना है बताइए? 250 रुपया का क्रेडिट टू पीएल कर देना है। यस, 250 रुपया क्रेडिटेड टू पीएल, यहां कुछ भी नहीं। ठीक है, आपने 4 अप्रैल को ही शेयर परचेज किया, मार्केट प्राइस हो गई उसकी 38 रुपए। आपने शेयर खरीदा था 40 का, मार्केट प्राइस हो गई 38 रुपए का। राइट इंटाइटलमेंट कितना आया है? 50 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 250 रुपया। क्या करना है? पीएल में क्रेडिट करेंगे। बताइए रीजन क्या है इसके पीछे? शेयर्स कम राइट खरीदे नहीं गए हैं। शेयर्स कम राइट ही नहीं खरीदे गए। कम राइट खरीदने का मतलब क्या होता? 5 अगस्त के बाद 15 सितंबर के अंदर। ठीक है, 9 अगस्त को खरीदे गए। मार्केट प्राइस 42 रुपया एक्साइट होने पे। क्या होगा? बोलो जल्दी से, क्या होगा? पीएल में जाएगा पूरा पूरी 250 रुपया, क्योंकि एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस कम कहां हुई? बढ़ गई उल्टे, 40 से 42 हो गई। ठीक है, आपने 10 अगस्त को खरीदा, मार्केट प्राइस 35 रुपए हो गई। क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम 250 रुपए को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ले जाएंगे, क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कम कर देंगे। क्योंकि देखिए आपने कम राइट भी खरीदा और दूसरी बात मार्केट प्राइस रिड्यूस भी हो गई एक्स राइट होते ही,
हमने तो 40 का खरीदा था, मार्केट प्राइस 35 की हो गई थी, तो हम इन्वेस्टमेंट की कीमत को ही कम कर लेते हैं। ठीक है, आपने 12 अगस्त को खरीदा, मार्केट प्राइस 39 रुपए हो गई, मार्केट प्राइस 39 रुपए हो गई है। जब देखिए मेरे इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी कम हुई, हमारे इन्वेस्टमेंट की कीमत कम हुई 1 रुपया पर शेयर। 100 शेयर खरीदे थे तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितना डिक्लाइन हुआ, 100 रुपए का। और राइट इंटाइटलमेंट से पैसा कितना आया है, 250 रुपया। तो कीमत 250 रुपया कम नहीं कर देंगे, मार्केट प्राइस में जितनी गिरावट आती है उससे ज्यादा वैल्यू को कम नहीं किया जाता। तो ज्यादा से ज्यादा जो आप कम कर सकते हो वो कितना कर सकते हो, 100 रुपया ही। तो हम 100 रुपया कम कर देते हैं। अब बाकी क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू पीएल कर देंगे। ठीक है, ये बात 12 अगस्त को ही मार्केट प्राइस 38 रुपए हो गया एक्साइट होने पे। अब बताइए क्या करना है, इन्वेस्टमेंट की कीमत में गिरावट कितनी, 200 रुपए की। तो 200 रुपया से तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे और 50 रुपया पीएल में डाल देंगे। हो गई सारी केस स्टडीज, यही सिचुएशन बनते हैं। ठीक है, ये बात। तो आपको इन्वेस्टमेंट की कीमत कम करने से पहले दो बातों का ख्याल रखना होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट की परचेज कम राइट होनी चाहिए और दूसरी एक्साइट होने पे मार्केट प्राइस भी कम होनी चाहिए। और फिर जब कम करो तो फिर एक बात का और ध्यान रखो कि मार्केट प्राइस में जितनी गिरावट आई है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये बात। देखिए यहां पे हमने क्या किया था, 10 अगस्त को आपकी 10 अगस्त को परचेज किया कम राइट, और एक्साइट होते ही मार्केट प्राइस कितनी हो गई, 35 रुपए। मेरे इन्वेस्टमेंट की कीमत में गिरावट कितनी आई, 500 रुपए की। लेकिन भाई हमें राइट इंटाइटलमेंट से आया कितना है, 250 रुपया। तो हम क्या कर सकते हैं, 250 ही ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं, तो 250 कर पाए। ठीक है, ये बात। 9th के बाद अब 10th पॉइंट, बोनस शेयर। हाँ, जा देखो एक बार सेकंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, यहां पे तो यहां कम राइट खरीदा गया है क्या, 5 अगस्त को राइट की अनाउंसमेंट हुई है, तो हमको 4 अगस्त को पता ही नहीं था कि राइट मिल जाएगा, कम राइट है ही नहीं। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कम हो या ज्यादा हो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बोनस शेयर, जो राइट शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए आपको बात कही गई थी कि राइट शेयर आप खरीद लेते हो तो कॉस्ट क्या होती है, एवरेज हो जाती है। जब बोनस आता है तो भी क्या होती है, आपकी कॉस्ट को एवरेज कर दिया जाता है ओवर द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। बोनस शेयर्स कितने में मिलता है, अगर मान लो मार्केट में शेयर की प्राइस चल रही है 100 रुपए, तो कंपनी को अगर बोनस देना होगा तो कितने का देगी, फ्री का देगी। बोनस शेयर फ्री का मिलता है। ठीक है, बोनस शेयर की कोई कॉस्ट नहीं होती। लिखिए, इन्वेस्टर के लिए कोई कीमत नहीं होती। कंपनी शेयर कैपिटल कितनी भी बढ़ा ले उससे क्या मतलब है, कंपनी 10 रुपए का कह ले, 100 रुपए का कह ले, आप ये इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कर रहे हो, कंपनी की नहीं कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, आप इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सीख रहे हो। पता है आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात कर रहे हो या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इशू करती है ये सिक्योरिटीज। आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इन्वेस्टर के अकाउंटेंट हो, आपको इन्वेस्टर की अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, when bonus share is received, the number of bonus share is added to existing number of shares held and cost is averaged over the total number of shares. Example, 100 share
एट द रेट ऑफ 10 1000 प्लस 100 बोनस शेयर। बोनस शेयर की तो कोई कीमत होती नहीं है, नील। 200 शेयर की कीमत मेरी कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए। अब अगर 200 शेयर की कीमत 1000 रुपए, इसमें से हम 50 शेयर बेच देते हैं और आपसे पूछते हैं बताओ बचे 150 शेयर की कीमत कितनी है, तो आप क्या करोगे? 1000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 150। ठीक है, एक बार देखिएगा अब इधर। आपने 100 शेयर प्लस किए हैं एट द रेट ऑफ 10, फिर आपने 100 शेयर प्लस किए एट द रेट ऑफ 11, फिर आपने 100 शेयर प्लस किए एट द रेट ऑफ 12। बताइए इसके बाद अगर आप 100 शेयर माइनस कर दोगे तो कौन से शेयर माइनस होंगे? ये वाला माइनस होगा। ठीक है, आपके पास बचा इन्वेस्टमेंट 100 शेयर एट द रेट ऑफ 11 और 100 शेयर एट द रेट ऑफ 12 बचेगा। आपने 150 माइनस किया होता तो ये निकल चुका होता, इसमें से 50 निकल चुका होता, 50 एट द रेट ऑफ 11 बचा होता और 100 एट द रेट ऑफ 12 बचा होता। ठीक है, मान लीजिए इन सब के बाद आपके पास बोनस शेयर आ जाता है। बोनस आता है 1:2। ठीक है, राउंड फिगर आसान करने के लिए बोनस आता है 1:1। मतलब आपके पास कितना बोनस शेयर आ जाएगा? प्लस 300 हो गया बोनस शेयर। अब बताइए इसके बाद हम 100 शेयर बेच रहे हैं, कौन सा 100 शेयर बिका है? इसमें से अब 100 शेयर ये कहना गलत होगा। अब आपको क्या करना है? इन सारे शेयर की कीमत एक साथ कर देनी है। बोनस शेयर आते ही आपके सारे ट्रांजैक्शन मिलके क्लब होके एक बन जाएंगे, वो एग्रीगेट हो जाएगा। अब हम कहेंगे मेरे 600 शेयर की कीमत, 600 शेयर की कीमत कितनी है? जोड़ लीजिए, 1000, 1100, 1200, नील, 3300। 3300 डिवाइडेड बाई 600, 5.5। आपके 100 शेयर जो बिक गए हैं उसकी कीमत 5.5 पर शेयर थी, यानी 550 रुपए का शेयर बिक गया है। अगर बचा है 500 शेयर तो उसकी कीमत कितनी है? 500 इंटू 5.5। ठीक है, तो बोनस शेयर जैसे ही आता है आपके सारे ट्रांजैक्शन एवरेज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन्वेस्टमेंट के फ्लोज जो होते हैं वो फीफो बेसिस ही होते हैं। इन्वेस्टमेंट के जो फ्लोज होते हैं वो फीफो बेसिस ही होते हैं। जब ये बताइए अगर हम ये कहते हैं कि 600 शेयर आपके हो गए बोनस के आने के बाद और इसमें से 100 शेयर जब आप बेच रहे हो तो 5.5 के हिसाब से बिक रहे हैं, तो क्या हमने वेटेड एवरेज बात की या फीफो बात की? हम कह रहे हैं अगर हम मान लो ऐसे कहते हैं, इसके बाद ये कहते हैं 100 शेयर एट द रेट ऑफ 10 बिके हैं, तो आप कहते हैं फीफो। लेकिन हम तो अब ये ना कहेंगे बोनस आने के बाद कि 100 शेयर कैसे बिके हैं, 5 रुपए 50 पैसे वाले, तो क्या हमने वेटेड एवरेज लगा दिया या फीफो ही लगा रहे हैं? हालांकि हो तो अब वेटेड एवरेज गया, लेकिन पता है हम फीफो ही लगा रहे हैं। पता है क्यों फीफो लगा रहे हैं? क्योंकि जब एक ट्रांजैक्शन होता है तो फीफो वेटेड एवरेज नाम की कोई चीज नहीं होती। आपके पास ये सब कुछ नहीं होता, बस यही होता 100 शेयर। ठीक है, आप 100 शेयर खरीदने के बाद आप 100 शेयर बेच देते, बताइए आप फीफो लगा रहे हो वेटेड एवरेज लगा रहे हो? अरे कोई फीफो नहीं, कोई वेटेड एवरेज नहीं। आप 100 शेयर पड़ा है आपके पास, आप इसमें से 50 शेयर बेच देते हो, बताइए जो बचा 50 शेयर उसकी कीमत क्या है? 50 शेयर एट द रेट ऑफ 10। क्या लगाया? फीफो लगाया, वेटेड एवरेज लगाया? अरे कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब एक ही ट्रांजैक्शन होता है तो फीफो वेटेड एवरेज कोई ना होता है। फीफो या वेटेड एवरेज होने के लिए आपके पास एवरेज करने के लिए एक से अधिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तब कहोगे जब एक से ज्यादा इन हो चुका है। एक से ज्यादा जब इन होगा तब तो पहले वाला पहले आउट करोगे, जब एक ही इन हुआ है तो वही आउट होगा। ठीक है, वेटेड एवरेज करने के लिए भी एवरेज करने के लिए आपके पास कम से कम 2 ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही बोनस शेयर आता है सारा ट्रांजैक्शन मिलके एक ट्रांजैक्शन बन जाता है। और आप अभी भी पता है जो 100 शेयर हटा रहे हो तो क्या हटा रहे हो? फीफो से ही हटा रहे हो। अरे ट्रांजैक्शन एक हो गया है। बात समझिए, आप एवरेजिंग कर नहीं रहे हो, ये तो AS 13 करा देता है। AS 13 ये कहता है कि आपके बोनस और राइट आते ही सारे मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक हो गए। अब बताइए एक ही ट्रांजैक्शन हो, हम 600 शेयर खरीदे ही 5 रुपए 50 पैसे का और इसमें से 100 बेच दे, तो बचे 500 शेयर की वैल्यूएशन फीफो से होगी वेटेड एवरेज से होगी? सब बेकार की बात है। जब एक ही ट्रांजैक्शन है तो 500 शेयर की कीमत क्या रेट से होगी? 5.50 से ही होगी। बात समझ में आ रही है आपको?
तो ध्यान दीजिएगा, ये आप मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हेल्ड नहीं है। आप स्टॉक हेल्ड की वैल्यूएशन ये वेटेड एवरेज नहीं कर रहे हो, स्टॉक हेल्ड की वैल्यूएशन हो ही नहीं रही। ये तो AS13 आप अप्लाई कर रहे हो कि जैसे ही बोनस और राइट आता है वैसे ही ट्रांजैक्शन क्लब होके एक हो जाता है। अब आगे सुनिए, मान लो 100 क्लब होने के बाद, बोनस शेयर आने के बाद आपने 100 शेयर और खरीदे एट द रेट ऑफ 13 रुपया, 1300 रुपया। बताइए अब 100 शेयर बिक रहे हैं, कौन से 100 शेयर बिक रहे हैं? 100 शेयर 5 रुपए 50 पैसे वाले बिक रहे हैं। बताइए फीफो किए कि नहीं किए? फीफो ही तो कर रहे हैं, लेकिन बोनस के बाद कुछ खरीदे नहीं थे और बेच रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है, एक ट्रांजेक्शन है तो इसी में से ना बिकेगा। आप कुछ वेटेड एवरेज जैसा नहीं कर रहे हो। तो बार बार ध्यान दीजिएगा, अगर हमने बोनस के ट्रांजेक्शन तक को एक साथ क्लब कर दिया तो आपके मेथड को नहीं बदला हमने। आपका मेथड आज भी क्या है? फीफो है, वो ट्रांजेक्शन ही एक बन गया है। क्लियर है बात आपको? सो दिस वाज ऑल बोनस शेयर। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।